तो समाजशास्त्र की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है कि पिछले लेक्चर में आप लोगों को जनजातियों में विवाह संबंधी नियम तथा निषेधों के अंतर्गत कौटुंबिक व्यभिचार निषेध अथवा निकटाभिगमन निषेध के बारे में जानकारी दी। आज दूसरे प्रकार का जो निषेध है वो बहिर्विवाह के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो बहिर्विवाह जो निकटाभिगमन का निषेध है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए सभी समाजों में बहिर्विवाह जैसे नियम का विकास हुआ है। अब बहिर्विवाह का नियम यह है कि एक व्यक्ति को एक विशेष समूह के बाहर विवाह करने का आदेश दिया जाता है। अब ये जो विशेष समूह है वो कौन सा होगा, इस संबंध में विभिन्न जनजातियों में भिन्न भिन्न प्रकार के नियम प्रचलित हैं। जैसे किसी जनजाति में केवल अपने वंश से बाहर विवाह करने का नियम है और अनेक जनजातियां ऐसी हैं जो केवल उसी समूह के अंतर्गत विवाह संबंध स्थापित करती है जो एक व्यक्ति के गोत्र है, टोटम है तथा क्षेत्र से बाहर का हो। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहिर्विवाह एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार व्यक्ति को एक विशेष समूह के बाहर विवाह करने का आदेश दिया जाता है। और इसको परिभाषित करते हुए रिवर्स का कथन है कि बहिर्विवाह से उस नियम का बोध होता है जिसमें एक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह अपने से भिन्न समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। अब रिवर्स से ये कहते हैं कि बहिर्विवाह से उस नियम का बोध होता है जिससे एक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह अपने से भिन्न समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। अब इस दृष्टिकोण से बहिर्विवाह एक ऐसी दृढ़ परंपरा है जिसके पालन की प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है तथा इसकी अवहेलना करने वाले व्यक्ति को कठोर सामाजिक दंड दिया जाता है। वैसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो आरंभ में विभिन्न समूह संघर्ष और युद्धों के द्वारा दूसरे समूह से स्त्रियों का अपहरण करके उनसे विवाह संबंध स्थापित करते थे, तो धीरे धीरे यह धारणा विकसित होने लगी केवल उसी स्त्री से विवाह किया जाना चाहिए जो उसके अपने समूह की न हो। धीरे धीरे इसी प्रकार के विचारों से बहिर्विवाह के अनेक स्वरूपों का विकास हो गया। विभिन्न जनजातियों में आज भी बहिर्विवाह के जो विभिन्न स्वरूप उपलब्ध हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि बहिर्विवाह के स्वरूप क्या क्या हैं। उन स्वरूपों के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। पहला है गोत्र बहिर्विवाह। इसके अंतर्गत एक गोत्र के सभी सदस्य स्वयं को एक वंश अथवा एक रक्त से संबंधित मानते हैं। एक गोत्र के सभी सदस्य अपने आप को एक वंश अथवा एक रक्त संबंधी मानते हैं, इसलिए अपने ही गोत्र के अंदर विवाह संबंध स्थापित करना अनैतिक समझते हैं। सगोत्री जो एक प्रकार के गोत्र वाले होंगे अथवा रक्त संबंधी होंगे उनमें विवाह संबंध नहीं होता है। भारत की लगभग सभी जनजातियों में गोत्र व्यवस्था पाई जाती है और कोई भी व्यक्ति अपने गोत्र में विवाह नहीं करता। जैसे कुकी तथा लुसाई जनजाति में गोत्र बहिर्विवाह का बहुत दृढ़ता के साथ पालन किया जाता है, अर्थात अपने गोत्र के अंतर्गत विवाह संबंध
नहीं किए जाते हैं। दूसरा है फ्रेटरी बहिर्विवाह। कभी कभी एक जनजाति के बहुत से गोत्र बड़े बड़े गोत्र समूह अथवा फ्रेटरी में विभाजित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति केवल अपने गोत्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण गोत्र समूह के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति से विवाह संबंध स्थापित करने पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आदिलाबाद की राजगौड़ जनजाति में 69 गोत्र पाए जाते हैं और ये सभी गोत्र 4 गोत्र समूह में विभाजित हैं। और इसके फलस्वरूप यह नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गोत्र समूह के बाहर से ही जीवन साथी का चुनाव कर सकता है। इसी प्रकार से अर्धांश बहिर्विवाह है। अनेक दशाओं में एक संपूर्ण जनजाति संगठन अथवा वंश परंपरा के आधार पर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। अनेक संपूर्ण जनजाति संगठन तथा वंश परंपरा के आधार पर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में दोनों भागों को एक एक अर्धांश के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उत्कल की बोंडी जनजाति 2 अर्धांशु औतल तथा किल्लो में विभाजित है। इस दशा में औतल तथा किल्लो अर्धांश का कोई भी व्यक्ति अपने अर्धांश में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से टोटम बहिर्विवाह है। संसार की सभी जनजातियों में टोटम संबंधी विश्वासों का प्रचलन है। टोटम कोई भी पशु, पक्षी, पेड़ अथवा पौधा होता है जिससे एक समूह के सदस्य अपना एक गूढ़ और भावनात्मक संबंध मानते हैं तथा अक्सर उससे अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं। और इस बात का तात्पर्य यह है कि जो लोग एक टोटम से अपने को संबंधित मानते हैं वे आपस में विवाह संबंधों की स्थापना नहीं करते। भारत की लगभग सभी जनजातियों में टोटम बहिर्विवाह का प्रचलन देखा गया है। अगला है गांव बहिर्विवाह। अनेक जनजातियों में अपने गांव से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने का नियम पाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति में कोई भी व्यक्ति अपने गांव के ही किसी सदस्य से विवाह संबंध स्थापित नहीं करता। बहिर्विवाह का यह नियम अब बहुत कम जनजातियों में ही पाया जाता है। धीरे धीरे विकास के दौर में आगे बढ़ने के साथ साथ गांव बहिर्विवाह का नियम कमज़ोर पड़ता गया। अगला जो है क्षेत्र बहिर्विवाह। कुछ जनजातियों में व्यक्ति के लिए एक विशेष क्षेत्र से बाहर विवाह संबंध स्थापित करना अनिवार्य है। क्षेत्र बहिर्विवाह का यह जो नियम है वो मुख्यतः उन जनजातियों में पाया जाता है जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती है तथा सांस्कृतिक विशेषताओं अथवा किसी अन्य आधार पर अनेक क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान की भील जनजाति अनेक पालों क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित हुई है तथा प्रत्येक भील के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने से भिन्न पाल से ही जीवन साथी का चुनाव करें। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के स्वरूप थे बहिर्विवाह के। अब इस बात को भी जानना आवश्यक है कि विभिन्न जनजातियों में बहिर्विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके अनेक कारण हैं और उन कारणों को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो वेस्टरमार्क ने अपने अध्ययन में पाया कि और अपना विचार दिया कि समीप के जो रक्त संबंधी हैं उनमें अधिगमन तथा यौन संबंधों की संभावना को समाप्त करने के लिए ही बहिर्विवाह के नियम का प्रचलन हुआ है। जो रक्त संबंधी है उनमें
यौन संबंधों की जो संभावना है उसको समाप्त करने के लिए ही बहिर्विवाह का प्रचलन हुआ है। और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आरंभ में केवल वंश बहिर्विवाह का ही प्रचलन हुआ होगा, जिसने धीरे धीरे गोत्र, अर्धांश, गांव और क्षेत्र के बाहर विवाह करने का नियम धारण कर लिया होगा। इसी संदर्भ में रिजले का कथन है कि मनुष्य में नवीनता की इच्छा होती है जो अपने ही समूह में विवाह करके पूरी नहीं हो सकती, और जिसके फलस्वरूप बहुत आरंभिक समय से ही व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने को प्राथमिकता देता आया है। इसी क्रम में रिचार्ड्स ने यह स्पष्ट किया कि आरंभ में प्राकृतिक संघर्षों के कारण अनेक जनजातियों में लड़कियों को जन्म लेते ही मार देने का प्रचलन था। इसके फलस्वरूप जब एक समूह में स्त्रियों की कमी हो जाती थी तो दूसरे समूह पर आक्रमण करके उनकी स्त्रियों का अपहरण किया जाने लगा, और कालांतर में इसी स्थिति से बहिर्विवाह जैसा नियम विकसित हो गया। और रॉबिन फॉक्स का विचार है कि बहुत प्राचीन काल में स्त्रियां ही ऐसी मूल्यवान संपत्ति समझी जाती थी जिनका आदान प्रदान करके विभिन्न समूह एक दूसरे से मैत्री संबंध स्थापित करते थे, और कालांतर में दूसरे समूह से जीवन साथी का चुनाव करना ही विवाह का नियम बन गया, जिसे हम बहिर्विवाह कहते हैं। और बहिर्विवाह के संबंध में टाइलर का अपना विचार है कि बहिर्विवाह का कारण विभिन्न समूह के बीच परस्पर निर्भरता को प्रोत्साहन देना रहा है। जनजाति अगर समाजों में देखा जाए तो जो पारस्परिक संघर्ष है इनको कम करने और शांतिपूर्वक रहने के लिए यह अच्छा समझा गया दूसरे समूह से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनसे मधुर संबंध विकसित किए जाए। और इस प्रचलन के बाद बहिर्विवाह का रूप ले लिया, और जो लोगों में सामूहिकता की भावना को बढ़ाने के लिए भी यह आवश्यक था। तो उपरोक्त जो भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा बहिर्विवाह के संबंध में अपने विचार दिए गए, उससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मानव समूह केवल अपना विस्तार ही करना नहीं चाहता, बल्कि वह यह भी चाहता है कि उसका जीवन अधिक से अधिक सुरक्षित बने, और इस कार्य के लिए बहिर्विवाह के द्वारा ही यह संभव था। और अन्य समूह से स्त्रियां प्राप्त करने की इच्छा, निकट संबंधियों में यौन संबंधों की संभावना की समाप्ति और नवीनता की पूर्ति, अपने समूह में स्त्रियों की कमी, पारस्परिकता में वृद्धि तथा अन्य समूह के साथ शांतिपूर्वक रहने की इच्छा आदि ये प्रमुख कारण हैं जिसके फलस्वरूप जनजातियों में बहिर्विवाह के नियम को प्रोत्साहन मिला। तो बहिर्विवाह का जो नियम है उसको प्रोत्साहन कैसे मिला, इस पर विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार दिए, जिसमें प्रमुखता से वेस्टरमार्क हैं, रिजले हैं, रिचार्ड्स हैं, रॉबिन फॉक्स हैं, टाइलर हैं। इन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने विचार दिए हैं कि बहिर्विवाह के क्या कारण रहे हैं। तो इसमें जो बहिर्विवाह का जो मुख्य कारण है वो रक्त संबंधियों के साथ वैवाहिक संबंध पर नियंत्रण रखना और अपने आप को सुरक्षित रखना, यही प्रमुख कारण रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को हम अंतर्विवाह क्या है और अंतर्विवाह और बहिर्विवाह एक दूसरे के
विपरीत हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। और इसके साथ साथ जो जनजातियों में विवाह के प्रकार हैं उन पर चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।